दोस्तों, आरपीएससी टॉपर के इस चैनल पर मैं अजय सिंह चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय संसद एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में रहता है। भारतीय संसद 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के सम्मिलित रूप को हम संसद के नाम से जानते हैं। आज हम राज्यसभा पर थोड़ी चर्चा करेंगे, जिसे उच्च सदन कहा जाता है। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से राज्यसभा का गठन किया गया था। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इसके पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति हैं, वो इसके पहले सभापति थे और उन्होंने 23 अगस्त 1954 को संसद में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। यानी कि 23 अगस्त 1954 को राज्यसभा को राज्यसभा नाम मिला। यह राज्यसभा संसद का दूसरा सदन या उच्च सदन कहलाता है। इसे राज्यों का सदन कहते हैं, क्योंकि यह सदन जो है वो संघ के राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संघ के राज्य क्षेत्रों का, हमारे जो जितने भी राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है। जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा में किया जाता है। अनुच्छेद 80(1) के तहत, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 80(1) के तहत कई बार पूछ लेते हैं। 80(1) के तहत ये उपबंधित किया गया है कि राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी यह अभी की संख्या नहीं है, इतनी संख्या अधिकतम हो सकती है। जो इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली कहा जाता है, हेयर प्रणाली कहा जाता है। इसके खुले मतदान से संघ और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस चुनाव में मनोनीत सदस्य राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। इनमें से 233 सदस्य संघ राज्यों के और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि मनोनीत करने का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि 12 सदस्य मनोनयन का जो प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दिल्ली और पांडिचेरी चूंकि केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन फिर भी उनको राज्यसभा में स्थान आवंटित किया गया है, क्योंकि इन दोनों जगहों पे विधानसभा का गठन किया जा चुका है। राज्यसभा के लिए स्थानों का वर्णन संविधान की अनुसूची 4 में दिया गया है। संविधान की अनुसूची 4 में राज्यसभा में कौन आदमी कहाँ से चुने जाएंगे, कितने सदस्य चुने जाएंगे, इसका प्रावधान दिया गया है। हालांकि संसद ने 2003 में कुछ संशोधन किए थे, जिनमें महत्वपूर्ण संशोधन ये था कि राज्यसभा के उम्मीदवार का अब उस राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। दूसरा, गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान की व्यवस्था को अपनाया गया। अब हम जानते हैं कि राज्यसभा सदस्य के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। वैसे तो राज्यसभा सदस्य के लिए वही योग्यताएं निश्चित है जो लोकसभा सदस्य के लिए होनी चाहिए। केवल एक छोटा सा अंतर है, उसमें आयु न्यूनतम 25 वर्ष है और इसमें आयु न्यूनतम 30 वर्ष है। यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए और संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। इसके अलावा वह पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो। अब हम जानते हैं राज्यसभा का कार्यकाल। जिस प्रकार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उस प्रकार राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि अनुच्छेद 83(2) के तहत, इसे ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 83(2) के तहत राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य यानी कि 33% सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। मान लीजिए किसी सदस्य की मृत्यु के कारण
या त्याग पत्र के कारण पद रिक्त होता है तो उस पद को भरने के लिए उपचुनाव करवाया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपचुनाव द्वारा चुना गया व्यक्ति उतने समय के लिए ही राज्यसभा का सदस्य रहता है जितने समय के लिए पद रिक्त हुआ है, यानी कि वह 6 वर्ष की अवधि तक सदस्य नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी 3 वर्ष तक सदस्य रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है या उसने रिजाइन कर दिया होता है, त्यागपत्र दे दिया होता है, तो उसकी जगह जो उपचुनाव होगा उस उपचुनाव से चुनकर आना वाला व्यक्ति 3 वर्ष के लिए ही रहेगा, 6 वर्ष के लिए नहीं रहेगा। अब हम जानते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी। राज्यसभा के पदाधिकारी 2 होते हैं, जैसे मुख्य रूप से होता है सभापति, दूसरा होता है उपसभापति। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति भी होगा, वह पदेन है। उपराष्ट्रपति का पद ही अपने आप में राज्यसभा का सभापति है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है क्योंकि यह तो स्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन सभापति का कार्यकाल 5 साल होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य को 6 वर्ष के लिए उपसभापति के रूप में निर्वाचित करती है। यदि उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति इसके लिए नियुक्त कर सकता है और उसे अपने दायित्वों का वहन करना होगा। उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के प्रस्ताव से हटाया भी जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो सभापति तो होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है। ये सभा का सभाध्यक्ष होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं है। अब हम देखते हैं सभापति के कार्य और उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं। राज्यसभा के सभापति के वही कर्तव्य हैं जो लोकसभा अध्यक्ष के हैं। आपको वही सारी चीज़ें याद रखनी है, वही सारे उसके कार्य हैं। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, केंद्र के सत्ताधीन व्यक्ति जो है उस से परामर्श लेकर के क्रम निश्चित करना है। ये सारी चीज़ें जो लोकसभा अध्यक्ष करता है राज्यसभा का सभापति भी करेगा, लेकिन उसे एक तो धन विधेयक के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी राज्यसभा का सभापति नहीं करता है, लोकसभा का सभाध्यक्ष करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा लोकसभा की तुलना में बहुत ही शक्तिहीन सदन है, लेकिन इसकी रचना एक सहायक सदन के रूप में की गई है। इसकी शक्तियों को हम इस प्रकार जान सकते हैं। सबसे पहले है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्ति कहते हैं कानून निर्माण की शक्ति। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी कानून का निर्माण करती है। वित्तीय विधेयक यानी कि धन विधेयक को छोड़ करके सभी विधेयकों पर लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियां हैं। हालांकि स्थिति यह है, व्यवहारिक रूप से सारे महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पारित किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं किए जाते। लेकिन साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने के लिए अपने पास रोक सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा यदि दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उनके दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन होता है और उसमें बहुमत के आधार पर निर्णय किया जाता है। अब हम देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। हालांकि नाम से ही वित्तीय है, वित्त शक्ति कुछ भी नहीं है राज्यसभा को। अनुच्छेद 109 के तहत राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के लिए अपने पास रोक सकती है। वित्त विधेयक के रूप में राज्यसभा अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन लोकसभा पर निर्भर करता है कि वो सुझाव को माने या न माने। इसके अलावा संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसमें राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक में यदि किसी प्रकार की असहमति होती है तो संशोधन विधेयक अस्वीकार हो जाता है या रद्द हो जाता है। ऐसा हो चुका है। 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक जो था, जो नगरपालिका और पंचायत से संबंधित था, 1989 में राज्यसभा द्वारा पारित नहीं हुआ, इस वजह से वो रद्द हो गए थे। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति जो आपातकाल लागू करता है उस पे दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। यदि विशेष परिस्थितियों में मान लीजिए लोकसभा भंग हो गई हो
तो यह प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा स्वीकृत करवाना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए या आप राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए यदि लोकसभा भंग हो गई हो तो ऐसी स्थिति में उस प्रस्ताव को राज्यसभा स्वीकृत करेगी। अन्य शक्तियां जैसे मान लीजिए राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा के साथ मिलकर के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित होता है जब दोनों सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। 2 कार्यों में राज्यसभा को विशेष महत्व दिया गया है। वो 2 कार्य कौन कौन से हैं? वो देखिए, पहला कार्य ये है कि किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 249 के तहत, वो केवल राज्यसभा के पास है। और अब तक उन्होंने 1952 में व्यापार, वाणिज्य, उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि और वितरण को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया था। इसके बाद 1986 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के साथ सुरक्षा को भी राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया था। इसके अलावा जो दूसरा था वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। ये अनुच्छेद 312 में दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जो नई सेवाएं हैं उनका सृजन केवल राज्यसभा कर सकती है अपने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। 1961 में उन्होंने भारतीय इंजीनियर सेवा, वन सेवा और चिकित्सा सेवा के पद का सृजन संसद को दिया था। तो राज्यसभा के बारे में आज इतना ही। अगले चैप्टर में हम राज्यसभा के अलावा अब लोकसभा पर भी और राष्ट्रपति पर भी चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राजनीति विज्ञान से या भारतीय संविधान से जुड़ी हुई ऐसी ही रोचक जानकारियां या प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल RPSC टॉपर पर बने रहिएगा। मैं अजीत सिंह चारण, स्कूल लेक्चरर, राजस्थान गवर्नमेंट, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।